ताई माँ, ये सब घड़े हमने खुद ही तो खोदे हैं। अब हमें रोने धोने और ववेला करने से क्या हासिल। प्लीज़ आप अपने आप को संभालें और शहरजाद को भी समझाएं। शायद कोई हल निकल आए। क्या हल निकलेगा? अब क्या हल बाकी है? कल कल उसका निकाह हो रहा है। मीरा बीबी शिद्दत गम से फट पड़ी थी और मखदूम शाह चौंक गया था। बताओ मुझे, क्या हल निकलेगा? वो रो रही थी और उसने कुछ भी कहे बिना फ़ोन रख दिया। वो इस रोज़ शहरजाद को हॉस्पिटल से हवेली छोड़कर लाहौर चला आया था। उसने नया नया बिजनेस शुरू किया था, इसलिए काम का तवज्जो और वक्त चाहिए था। अब उसके पीछे क्या क्या हो रहा है उसे अंदाज़ा तो था, लेकिन मुकम्मल यकीन नहीं था कि ये कुछ भी हो रहा है। और पीर साईं पंचायत का फैसला मान चुके हैं। मोबाइल ऑफ करके वो अपने ऑफिस रूम से निकल आया। ताई माँ, मीरा बीबी सजदे में गिरी दुआ मांग रही थी जब भारी कदमों की चाप और गंभीर आवाज़ उभरी थी। शहरजाद मीरा बीबी के बेड पे घुटनों में मुंह छुपाई बैठी थी। मखदूम की आवाज़ पे हल्की सी जंबिश हुई, फिर भी चेहरा ऊंचा नहीं किया था। अलबत्ता मीरा बीबी लपक के उसके करीब आई और उसके सीने से लग के यूं रोई जैसे अपना बेटा अभी नजर आया हो। ताई माँ, बस करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसने ताई माँ को बाजू के घेरे में लेकर तसल्ली दी और शहरजाद ने उसकी बेमनी बेकार सी तसल्ली पर यकदम सर उठा के इंतहाई शकिस्तगी से देखा था। नीचे मर्दान खाने में सब मर्द हजरात जमा हो चुके थे। काजी साहिब को लेने के लिए गाड़ी जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसकी मौत का बुलावा आने वाला था और वो कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोबारा घुटनों में मुंह छुपा के बैठ गई थी और सचमुच 15-20 मिनट बाद उसको बुलाने के लिए मुलाजमा आ गई थी। मखदूम शाह बीवी जान से मिलने गया हुआ था और शहरजाद अपनों की अपनायत और हिम्मत की उम्मीद का दामन छोड़ती हारे हुए कदमों से बाहर निकल आई। उसे आज भी एहसास नहीं हुआ था कि वो इतने दिनों से मखदूम शाह की गर्म चादर ही इस्तेमाल करती आ रही है। इसी चादर को लपेट कर वो बाहर निकल गई थी। आज के बाद उसे किसी से नहीं मिलना था। उसके आंसू खुद ब खुद खुश्क हो चुके थे। वह सर्दो सपाट हो चुकी थी। मीरा बीबी उसे जाते देखकर साकित बैठी रह गई थी। सीढ़ियाँ उतर कर राहदारी में दाखिल होते ही उसका सामना मखदूम शाह से हुआ था। बीबी जान के कमरे की तरफ से आ रहा था और उसे भी वहीं जाना था जहाँ शहरजाद जा रही थी। वो एक पल के लिए इसके करीब आकर ठहर गया था और फिर सर झुकाकर आगे बढ़ गया। और न जाने क्यों शहरजाद को उसका यूं पल भर कर ठहरना और सर झुकाकर चले जाना बेचैन कर गया था। उसकी रगों पे में रंज की लहर दौड़ गई। वो उसे कुछ कहना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो राहदारी अबूर कर गया। शहरजाद को ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कुछ कहना चाह रहा था, फिर इरादा बदल गया और चला गया था। वो पहली बार मखदूम से बात करने की कोशिश महसूस कर रही थी, मगर वक्त नहीं था, हालात नहीं थे। वो मुर्दा कदमों से अपने लिए तैयार शुदा कमीन गाह में दाखिल हो गई थी। उसके हमरा एक मुलाजमा भी थी और वहाँ हवेली के सब अफराद जमा थे सिवाय औरतों के। निकाह शुरू कीजिए, बड़े चचा यानी बहरोज शाह ने पहल की थी। पीर साईं, इजाज़त है? काजी साहिब ने पीर साईं से इजाज़त तलब की। वो कुछ ना बोले थे। लाला साईं, देर हो जाएगी, बाहर मौसम बहुत ख़राब है, काजी साहिब को घर भी छोड़ना है। फिरोज शाह भी बोल पड़े थे, लेकिन पीर साईं कैसे इतनी जल्दी अपना कलेजा नोच कर जंदान में फेंक देते। कुछ हिम्मत तो मजतमा करनी थी। चाचा साईं, शहरजाद की शादी किसी और से नहीं हो सकती? क्या कोई और रास्ता नहीं है? अबीर शाह बहन के लिए रोहानसा हो रहा था। जो लड़की इतने दिन और इतनी रातें घर से बाहर रहे, वो किसी सैयद ज़ादे की ज़ौजियत में नहीं जा सकती। और वैसे भी कौन पंचायत के फैसले को ठुकरा सकता है और इससे शादी कर सकता है? ये लड़की हमारे ख़ानदान से बाहर हो चुकी है। ऐसे हालात में कोई अपना कबूल नहीं करता, गैर तो फिर गैर होते हैं। आखिर इज्जत बेइज्जती का मामला है। बहरोज शाह का लहजा खुरदरा था। अबीर शाह ने अरमगान को देखा, वह नज़र फेर गया था। मैं करूँगा इससे शादी। मखदूम शाह की आवाज़ इतनी बहुत सी आवाज़ों को यकदम साकित कर गई थी। सब ने हैरानी से उसकी सिमत देखा था, लेकिन वो उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था कि इतने चाहने वालों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा सिवाय मखदूम शाह के। इस मखदूम शाह के जिसका बकौल शहरजाद के अपना कोई नामो निशान, अपनी इज्जत ना थी। वह गैरत का पल्लू बांधने को तैयार खड़ा था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम भी तो शाहों में से तो हो। तुम भी तो इसी नस्ल का खून हो, इसी नस्ल का हिस्सा हो। तुम्हारी शादी उससे कैसे हो सकती है? मखदूम शाह के फैसले पे सबसे पहले चचा फिरोज शाह को इख्तलाफ हुआ था। मैं शाहों में से हूँ या नहीं, या मैं नहीं जानता, अलबत्ता इंसानों में से ज़रूर हूँ और इस बात का पक्का यकीन है, इसलिए इंसानियत के ख़िलाफ़ मैं कोई भी काम नहीं होने दूंगा। पीर साईं, इजाज़त दीजिए, काजी साहिब निकाह शुरू करें। वो आगे बढ़ के सोफे पर बैठ गया और बड़ी सी चादर में लिपटी वो धुआं धुआं हो गई थी।
اس کا وجود پہلے خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اب اس کی ذات بھی دھجیوں میں بکھر گئی تھی۔ اس کے غرور کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس پہ کرم کرے گا جس پہ وہ ہمیشہ ستم کرتی آئی تھی۔ اس کے باوجود مختوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کی مانند ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، تم مداخلت مت کرو۔ اب کے بار بڑے چچا نے لب کشائی کی تھی۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مختوم کا لہجہ بے لچک تھا۔ وہ اپنے مقام پہ اپنے فیصلے پہ ڈٹ چکا تھا، اور پیر زیں بے جان سے بیٹھے اپنی رسوا عزت اور زندہ بیٹی کی لاش پہ کھڑے رشتہ داروں کو دیکھ رہے تھے جن کو کسی کا احساس نہیں تھا۔ بس وہ تو مٹھیاں بھر بھر مٹی ڈالنے کو تیار تھے۔ اب اس مٹی تلے ان کی عزت دب جاتی یا لاڈلی بیٹی، اور لوگوں کو بھلا کیا فرق پڑتا تھا؟ اور لوگوں کی اس بے حسی اور اپنی اس بے بسی پہ وہ چپ بیٹھے تھے، وہ بالکل چپ، یوں جیسے یہاں ان کی نہیں کسی اور کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔